नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस एक और नया आंदोलन खड़ा करने जा रही है और इस बात का ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। कांग्रेस का यह आंदोलन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मकसद से किया जाएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए एक बार फिर धांधली से सत्ता हासिल की और इसीलिए यहां पर एक आंदोलन की जरूरत है। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता इस चुनावी धोखेबाजी के खिलाफ अलग अलग मंचों से आवाज उठा ही रहे हैं और इसमें बार बार ये मांग भी हो रही थी कि अब कांग्रेस को इस मसले पर भी बीजेपी से आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा चुनाव और अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदों के विपरीत जाकर जीत हासिल की है। जमीन पर जब माहौल बीजेपी के खिलाफ है, जब लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जब मोदी की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है, जब बीजेपी को हिंदुत्व के सहारे फिर से चुनाव में लड़ना पड़ रहा है, चुनाव में आना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, तब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे आखिर मिल सकती है? इसे लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यह उम्मीद की जाती रही है कि वो अपना विरोध 2-4 ट्वीट करके या निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपने तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि अब निर्णायक कदम भी कांग्रेस पार्टी उठाए, इंडिया गठबंधन उठाए और अब कांग्रेस ने इस बारे में बड़ा ऐलान कर दिया है। आज संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। क्या कुछ कहा है इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। सुनिए जरा। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। तो बैलेट पेपर हमको चाहिए, ईवीएम के खिलाफ ये बड़ा ऐलान है। खड़गे के इस ऐलान से बीजेपी की नींद अब उड़ जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी और राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। राहुल गांधी के बाद बहुत से नेताओं को जमीन पर उतरकर आम लोगों के बीच जाना पड़ा। अब इसी तरह ईवीएम को लेकर अगर कांग्रेस अभियान छेड़ेगी तो फिर चुनाव आयोग कैसे ईवीएम पर उठते सवालों को नकार पाएगा, यह देखना होगा। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फिर से खारिज की गई है जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। साथ ही इसमें यह सुझाव भी दिया गया था कि मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करता हुआ अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार करना चाहिए। केएल पॉल की इस याचिका को जस्टिस पीबी बराले और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने खारिज तो कर ही दिया, साथ ही कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट के ये तर्क लगभग वैसे ही है दोस्तों जैसे बीजेपी कहा करती है और झारखंड की जीत को बीजेपी इसी तरह याद दिला भी रही है कि वहां आप कुछ क्यों नहीं कहते। हालांकि यह साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में हाथ पीछे खींचकर महाराष्ट्र को बीजेपी ने किस तरह हथियाया है। अब वहां महायुति के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला सवाल घूम रहा है। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार देवेंद्र फडणवीस को उनकी प्रतीक्षा और धैर्य का इनाम देगी। महायुति में सीएम पद पर क्या और कैसा एडजस्टमेंट होगा यह भी देखना होगा और यह बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत और सीएम की कुर्सी को लेकर अहम बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं नाना पटोले को बीजेपी की जीत और इस तमाम मसले पर क्या कह रहे हैं नाना पटोले। सुनिए। ईवीएम को लेकर डाउट क्लियर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हैक हो सकता है, क्या आप लोग को क्या अंदेशा लग रहा है? इस बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? देखो, अब
कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जनभावनाओं को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस स्तर में आप कुछ न कुछ मोमेंट खड़े किए बगैर कुछ रास्ता नहीं बनेगा। इसके लिए हमने कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव करा दीजिए। जनभावना कहती कि हमारा वोट एक्स को दे रहे तो वाई को जा रहा है। तो इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो एक पर्याय हम लोग सोच रहे हैं और उसमें का रास्ता बनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। हालांकि तीनों लीडर, चाहे अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं। देखो, मेरा एक इश्यू ऐसा है कि महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा, उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आग बंद के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। और इसलिए उसमें का चॉइस ढूंढना चालू हो गया है। और उसी आधार पर महाराष्ट्र के पब्लिक की चिंता थोड़ी है उनको, वो मित्रों को साइन जो मारेगा बराबर उनके कागजों पे, महाराष्ट्र बेचने में उनको मदद करेगा, उसको ही साइन, उसी को सीएम बनाएंगे। इसलिए लेट हो रहा है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या शिवसेना का? वो बनाए किसका भी, क्योंकि सभी पार्टी के नेता तो मोदी जी हैं। तो इसलिए वो तीनों पार्टी के मुखिया होने की वजह से वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मित्रों के कोई भी कागज पे आंख मूंद के साइन करने वाला सीएम उनको चाहिए। तो दोनों मसलों पर यहां पर नाना पटोले अपनी बात रख रहे हैं संसद भवन में और कह रहे हैं कि चाहे ईवीएम का मसला हो उस पर भी अपनी बात रखते हुए, और दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र के मसले पर आपने सुन लिया कि क्या कह रहे थे। आज दूसरी तरफ दोस्तों, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस मनाकर चुनाव की गड़बड़ियों या संभल जो उत्तर प्रदेश में जहां जो कुछ हुआ पिछले दिनों आपने देखा है और अभी भी वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संभल की स्थिति। तो चुनाव की गड़बड़ियों या संभल जैसे मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसके तहत आप देखिए कि इन दोनों मसलों से ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। उससे ध्यान संविधान दिवस को जितना ज्यादा जोर शोर से मनाया जाए उसकी कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस उसे संविधान के मुद्दे पर बुरी तरह घेर चुकी है। राहुल गांधी ने आज फिर जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की वकालत की है। आइए पहले राहुल गांधी दिल्ली में जब अपनी बात रख रहे थे इसी मसले पर, संविधान के मसले पर, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए। इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी थे। राहुल गांधी यहां पर और भी बात अपनी रखते हुए नजर आए। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आज फिर से बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। इसमें गांधी जी, अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, फुले जी जैसे महान लोगों की आवाज है, लेकिन सावरकर जी की आवाज नहीं है। ये बात यहां कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। जरा उसे भी सुन लेते हैं कि संविधान, देखिए संविधान की किताब, ये लाल किताब, ये भी दिखा रहे हैं और साथ साथ अपनी बातें यहां रख रहे हैं। और इस तालकटोरा स्टेडियम में आज इस मसले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फुले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए,
केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है, ये बता रहे हैं राहुल गांधी यहां सीधा सीधा हमला बोलते हुए संविधान के नाम पर नरेंद्र मोदी और सावरकर तक राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने फिर बता दिया है कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने मुद्दों से नहीं हटेंगे। वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे संविधान का भक्षक तक बता दिया। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम पर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे संविधान का भक्षक बता दिया। आइए जरा सुन लेते हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह रहे हैं कि संविधान का भक्षक है बीजेपी। सुनिए। अब यहां इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कहीं स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते और ये संविधान के तहत ये काम। तो ये संविधान के भक्षक हैं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम उदाहरण दे रहे हैं, चाहे अलग अलग राज्यों से जो उदाहरण आते रहे हैं और अनटचेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं। तमाम मसले को अभी आप सुन रहे थे। तो यहां सीधा हमला एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों कांग्रेस के ये हमले, ईवीएम को लेकर घेराबंदी, महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर खींचतान, अडानी मुद्दे पर मोदी की लाचारी, संभल में बीजेपी की चालाकी, ये सारी बातें दोस्तों इस समय देश की सियासत का तापमान बढ़ा रही हैं। झारखंड में भी इसी तरह माहौल गर्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, जिसे इंडिया गठबंधन ने अपनी कोशिशों से ठंडा कर दिया और हेमंत सोरेन फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं 28 तारीख को। उससे पहले आज दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबसे भेंट की। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी की तस्वीर, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की तस्वीर, ये सौजन्य भेंट की। इंडिया गठबंधन झारखंड में दोबारा सत्ता हासिल करके इतिहास बना चुका है, लेकिन बीजेपी इस समय इतिहास से लेकर भविष्य तक अपना कब्जा करने में लगी है। क्या बीजेपी की इस कोशिश को कांग्रेस की मुहिम, विपक्ष की मुहिम नाकाम कर देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी कि क्या यह जो ऐलान किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, यह बहुत बड़ा ऐलान है। और इस ऐलान के साथ साथ उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष उस मंच से साफ साफ कह रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली थी, उसी तरह अब इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे।
यही बात हम भी कह रहे थे 2 दिन पहले और लगातार इस बारे में हम लोग बात करते रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आज उन्हीं तैयारियों, उन्हीं मसलों और इन सब के बीच अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत किधर जाएगी। आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पर जब संविधान की चर्चा हो रही है तो इस संविधान को तहस नहस करने की जो कोशिशें होती रही हैं उसकी चर्चा भी जरूरी है। और इन सब में सबसे बड़ी चीज, इस संविधान को आप सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएं। और वो कब होगा, कैसे होगा? क्या ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा या उसमें जितनी धांधलियां हो रही हैं उनको रोका जाएगा? इन सब पे हम चर्चा करते हैं। आइए जरा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। दोनों कार्यक्रमों में आप संसद के अंदर भी थे और ताल कटोरा में भी थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं क्या वहां मनोभाव और कैसे आज क्या अचानक ये घोषणा हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि ईवीएम पर बड़ा हम ऐलान कर रहे हैं और अब ये आंदोलन का स्वरूप होगा। और उसके साथ साथ दूसरी जो बात यहां पर खड़गे साहब ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये संविधान के रक्षक नहीं है बल्कि भक्षक हैं। क्या प्रतिक्रिया है और कैसे यहां तक ये बात पहुंची है? ईवीएम को लेकर क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? शकील अख्तर जी, आज जो है उन्होंने जो तैयारियां चल रही थी उसकी बाकायदा घोषणा कर दी है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कि ईवीएम के ऊपर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और उसके लिए वैसा ही सड़क पे संघर्ष होगा, सड़क पे निकलेंगे जैसे राहुल गांधी अपनी 2 यात्राओं को लेके निकले। देखिए ये जो 2-3 चुनाव हुए हैं, खासतौर से हरियाणा का और महाराष्ट्र का, इसके बाद ईवीएम पर सवाल गहरे और बहुत ज्यादा गहरे होते चले गए। हर जगह यह बात कही जा रही है कि ये जो नतीजे हैं ये अविश्वसनीय है। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा अंतर होगा और बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो महाराष्ट्र में आया है वो इतना ज्यादा होगा, 90% से ऊपर, जो कभी कहीं नहीं रहा। तो इसको लेके कांग्रेस में भी चिंता थी, इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में भी चिंता थी और इसको लेके तमाम लोग बात कर रहे थे। तो आज जो खड़गे जी ने कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या हुआ, ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें हैं जी। शकील अभी कल शकील जी बस एक सवाल आपसे, क्या जो कांग्रेस ने जो ये घोषणा की है, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, ये इसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दल जो हैं वो सहमत हैं? उनका भी इसमें सहमति उनकी भी है क्या? इस आंदोलन में वो भी यहां पर कूदने वाले हैं? बिल्कुल सब सहमत हैं। इसमें सारे लोगों से बातचीत हुई है, सारे लोग इस बात पे सहमत हैं कि देखिए जो चुनाव में धांधलियां हो रही है जब तक उसको नहीं रोका जाएगा तो हमारी सारी कोशिशों के बावजूद जो है रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आएंगे जितने होना चाहिए। मतलब जनता जो अपना वोट देती है, जनता जो अपना मत बताती है, ईवीएम से वही निकलना चाहिए। लेकिन जनता कुछ कहती है, ईवीएम कुछ कहता है। तो अभी हम वही एक उदाहरण दे रहे थे कि अभी कल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2.5 महीने से नतीजे रोके गए थे, रोक के रखे हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के डूसू उसको कहते हैं, DUSU, और उसमें जब 7 साल बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जीता है, 7 साल बाद NSUI का, तो जब वो नतीजे हमने लिखे, जब वो रिजल्ट बताया तो ढेर सारे सवाल आए और उनमें 99% ये थे कि चुनाव कैसे हुए थे, ईवीएम से कि मतपत्र से। मतलब लोगों को इतना शक है कि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में वो कह रहे हैं, और कुछ लोगों ने लिखा साफ साफ कि अगर बैलेट पेपर से होते तो ये नतीजे नहीं होते, अगर ईवीएम से होते तो ये नतीजे नहीं होते। तो देखिए लोकतंत्र में जनता के मन में संदेह रहना नहीं चाहिए, जनता पर विश्वास होना चाहिए। आज जो संविधान दिवस मनाया गया उसमें यही बात थी ना कि आज एक सब लोग साथ खड़े हुए सेंट्रल हॉल में, सब उसमें राहुल गांधी भी थे और खड़गे जी भी थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे,
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी भी थे, सब लोग थे, ओम बिरला जी भी थे। तो ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम हो तब तो संविधान का मतलब है। जी 75 साल हो रहे हैं, 75 साल पहले जो संविधान की भावना थी उसी के अनुरूप काम हुआ, तो आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है ना, ताकि हम 75वीं सालगिरह मना सके उसकी। और भावना क्या थी? बहुत छोटी साधारण, जो राहुल कह रहे थे वो सिंपल बात है कि सबके अधिकार सुरक्षित हो, सबको न्याय मिले, सब स्वाभिमान से जी सके। आज राहुल क्या कह रहे थे? राहुल ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और हमारे ख्याल में इतना साफ राहुल ने आज पहली बार कहा कि आप इन दो बातों को लेके जनता में जाओ और फैला दो। ऐसा राहुल ने हमें याद नहीं आता जिस तरह स्पष्ट कभी बोला हो। एक कि जाति गणना होना चाहिए, दूसरा 50% के कैप को हटना चाहिए। जी बस राहुल बोला, और राहुल ने कहा कि 90% लोगों को उनके हक नहीं मिल पा रहे। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें जो आपने कहा कि भक्षक वाली बात कही है खड़गे जी ने, बहुत सही कही है उन्होंने, क्योंकि संविधान दिवस था, उन्होंने देखा, वो वहां थे सेंट्रल हॉल में, कि कैसी बातें हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस संविधान से पूजनीय इनके लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, उसका नाम भी ये लोग बहुत लेते हैं, मोदी जी बहुत लेते हैं, बीजेपी वाले बहुत लेते हैं, उन्होंने कहा क्या था कि संविधान तो ठीक है हमने बना दिया, मगर किन लोगों के हाथ में जाएगा उसी से साबित होगा कि वो लोग किसके साथ है। जी अभी नाना पटोले ने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही ना नाना पटोले ने, बस खत्म कर रहे हैं। नाना पटोले ने बहुत अच्छी बात कही ना कि जो आंख मूंद कर साइन कर दे। संविधान ये नहीं कहता, संविधान ने इंस्टीट्यूशन बनाए थे। पाकिस्तान वाले कहते थे कि भारत हमारे साथी और हम एक ही साथ हुए थे, लेकिन भारत इसीलिए आगे कि भारत ने अपने इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों को जिंदा रखा और हमने उसको मार दिया। तो आज जो है संविधान दिवस के मौके पे राहुल ने और खड़गे जी ने, दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं, और भी बहुत सारी बातें इससे समझनी है कि ये कैसे आंदोलन में परिवर्तित करने की योजना है कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की, ये भी समझेंगे। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, और आपसे भी समझना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि आपने अभी कुछ कुछ बाइट्स सुन लिए। मुझे उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों के भाषण आप सुने होंगे, और ये पूरा भाषण, और इसमें राहुल गांधी एक बात और कहते हुए नजर आए कि भले हमारा, जरा उस बाइट को भी लेके आते हैं, जरा सुन ही ले। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि भले आप माइक ऑफ कर दीजिए, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो कह के रहेंगे। जरा उसको सुन लेते हैं, माइक ऑफ की बात। यहां राहुल गांधी इसी संविधान पर तालकटोरा स्टेडियम में जो ये आयोजन हुआ इस पर कहते हुए नजर आए। लेकिन यहां से ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संविधान रक्षक भक्षक, इन तमाम बातों पर अभी हम फिर से बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। जरा सुनिए राहुल गांधी को। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, माइक ऑफ। पिछले 3-4 साल से लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो भारत को समझा, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनके परनाना की किताब है। लेकिन उन्होंने इस यात्रा में भारत को बहुत जमीनी स्तर पर समझा, और उन्होंने दलितों, आदिवासियों के, वंचितों के दर्द को महसूस किया। राहुल गांधी यूं ही राहुल गांधी नहीं बन गए, और जो लोग समझते हैं कि राहुल गांधी केवल एक व्यक्ति का नाम है, केवल एक राजनीति में आने वाला शख्स है, नहीं, आज राहुल गांधी वो नहीं।
राहुल गांधी इस देश के दर्द को साझा करने वाला व्यक्ति, जिसने इस बात को महसूस किया कि अगर इस सत्ता का तानाशाही पूर्ण ये शासन चलता रहा तो ये इस देश के संविधान को भी मिटा दे। और संविधान को मिटाने का मतलब है कि इस देश के दलितों, वंचितों, महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना, उनके जीने के अधिकार को छीन ले। आर्टिकल 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी। हजारों साल तक जिनके जवान पर प्रतिबंध था, अब आप जरा मनुस्मृति को उठा करके देख लीजिए, जो मनुस्मृति के भक्त हैं, जिनके मंसूबे आज भी वही हैं, जिन्होंने संविधान पारित होने के 3 दिन बाद ही कहा था कि इस देश के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं जी। और मनु की संहिता क्या कहती है कि अगर शूद्र वेदों का पाठ सुन भी ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। हजारों साल तक ये तालाबंदी थी, दिमाग पर, होठों पर, कानों में। ये आजादी किसने दी? इस देश के संविधान ने। और अगर आज बाबा साहब अंबेडकर का एक अखबार का शीर्षक ही था मूक नायक, अगर आज वो मूक नायक खुल करके खड़ा हुआ है देश के लिए और आज वो उस बात को महसूस कर रहा है कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब हमारा अपना जीने का अधिकार खतरे में, जी, हमारे एजुकेशन का अधिकार खतरे में, हमारे रोजगार का अधिकार खतरे में, हमारे बोलने का अधिकार खतरे में, हमारे संगठन बनाने का अधिकार खतरे में। इस खतरे को भांप करके वो आज उस स्टेडियम में पहुंचा जहां राहुल गांधी खड़े हुए थे और राहुल गांधी उस दर्द को साझा कर रहे हो। ऐसे नहीं साझा कर रहे, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति में उस दलित दर्द को इसलिए महसूस कर पाते हैं क्योंकि जितना प्रताड़ित किया गया है इस व्यक्ति को आज की राजनीति में, उतना सदियों से दलितों को प्रताड़ित किया गया। इसलिए जो अंबेडकर का कमिटमेंट था कि नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, आप लाइट काट दो, आप हमारी आवाज बंद कर दो, लेकिन हम अब बिना कहे जाएंगे नहीं। ये राहुल गांधी की आवाज में मैं कई बार डॉक्टर अंबेडकर की आवाज को देखता हूं। कांग्रेस पार्टी को एक काम और करना चाहिए था। कई बार हम लोग थोड़ा सलाह के भी मूड में रहते हैं जी। ये जो आज हुआ है वो कल भी होना चाहिए था, माने 25 तारीख को। और मैं याद दिलाना चाहता हूं डीबी लाइव के माध्यम से और लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949 को जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था, वो भाषण पूरे देश के लोगों को पढ़ना चाहिए जी। उसकी 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत मौजू है। अंबेडकर ने जो पहली बात कही थी कि आज हम राजनीतिक रूप से तो समान हो रहे हैं, समता स्थापित हो रही है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हुए बिना ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज एक बड़ी चुनौती के रूप में दलितों और आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। खड़गे साहब ने जिस बात को कहा कि मूंछ रखने पर आप उनको उत्पीड़ित करते हैं, किसी के मुंह पर पेशाब करते हैं, किसी को घोड़ी चढ़ने पर पीटते हैं, तो एक तो ये कि सामाजिक लोकतंत्र नहीं स्थापित हो रहा बल्कि उल्टी दिशा में जा रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, कम से कम उन भक्तों के लिए, अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के मामले में भक्ति मुक्ति का साधन है, लेकिन राजनीति में भक्ति अंततः तानाशाही को पैदा करती है। यही हो रहा है। हमने तानाशाही पैदा की है, माने इस देश के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने नेताओं पर सवाल खड़े करना छोड़ दिया, उनके भक्त हो गए। किसी के भक्त होने की जरूरत नहीं है।
नेता को परखना, लगातार उससे सवाल करना, और पिछले 10 साल में अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो आप पर हमला होता है। अर्बन नक्सल आपको कह दिया जाता है। अब तो राहुल गांधी को भी अर्बन नक्सल कहा जाता है। जी, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश का भविष्य जा कहां रहा है। जिस मुस्तकबिल का ख्वाब इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने देखा था, और वो आज लोग सत्ता में है जिन्होंने नाखून भी नहीं कटाया था आजादी के आंदोलन में, देशभक्ति का प्रमाण पत्र वो बांट रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं और उन्होंने कमिटमेंट दिखाया कि नहीं मैं तो खड़ा रहूंगा, और जब भी दलितों की बात की जाती है तो लाइट ऑफ कर दी जाती है, लेकिन मैं जो खड़ा हूं बिना बोले बिना बात कहे नहीं जाऊंगा। इस कमिटमेंट को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का न तो कभी सम्मान किया और वो ना भी पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो अपने हाथ में संविधान को लेकर के खड़ा हुआ है। और वो राहुल गांधी के लिए सिर्फ नहीं है, वो इस देश के करोड़ों वंचितों की रक्षा के लिए। तो इसलिए प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो ऐलान है ईवीएम पर, जो जंग छेड़ने का ऐलान कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो, आपको लगता है कि ये बहुत दूर तक ये आंदोलन जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो घोषणा की है इसमें कितना दम दिखाई देता है आपको? नहीं, ये बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि देर आया दुरुस्त आया। कांग्रेस ने थोड़ी देर कर दी। ये 2019 के बाद ही बहुत बड़ा सवाल बनना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह से सवाल नहीं खड़े करती है। जब तक लोगों के भीतर आशंका नहीं हुई तब तक वो नहीं। और खड़गे जी ने आज जो ऐलान किया है, मुझे लगता है कि आज चाहे महाराष्ट्र का व्यक्ति हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, यहां तक कि जम्मू कश्मीर और झारखंड का व्यक्ति भी हो, वो ईवीएम को लेकर के आशंकित है और बार बार इस बात के लिए वो प्रयास कर। आप अपने ही चैनल पर जरा देखिए, कमेंट्स पढ़िए, पिछले 2-3 सालों के कमेंट्स देखिए लोगों के, आम नागरिकों के देखिए। वो बार बार कहते हैं कि ईवीएम के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ये चुनाव लोगों के जरिए नहीं हो रहा है, ये ईवीएम के जरिए। ईवीएम आज हर नागरिक की लगभग आशंकाओं में है। इसलिए इस आंदोलन को अगर कांग्रेस पार्टी सड़क पर लेकर के आती है तो इस देश के करोड़ों लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि ये कोई राहुल गांधी का मामला नहीं है, ये इस देश के नागरिकों के अधिकारों का मामला है। वोटिंग राइट आधुनिक समाज का सबसे बड़ा अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, देश का मालिक होने का एहसास, ये आधुनिक काल के पहले नहीं था। ये बचाना इस देश के लोगों की जिम्मेदारी भी है, और इसका एहसास उनको हो रहा है कि हम वोट किसी को देते हैं, सरकार कोई और बनती है, ये कैसे हो रहा है। और इस आशंका को दूर करने के लिए हालांकि चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, लेकिन राजीव कुमार तो आजकल शायरी सुनाते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे साहब, लोग तो तब कहेंगे जब आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। एक पार्टी के प्रतिनिधि की तरह बात कर रहे हैं आप। लोगों के मन में सवाल है तो उस सवाल को आप हल करिए, बताइए उनको, लेकिन नहीं। इसलिए लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि राजीव कुमार कहां खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग कहां खड़ा हुआ है, मीडिया कहां खड़ा हुआ। अब ये सब कुछ एक्सपोज हो गया। इसलिए लोकतंत्र बचाने की ये अंतिम लड़ाई होगी जो सड़क पर होगी, और उसके लिए ईवीएम के खिलाफ मुद्दा खड़ा करना, राहुल गांधी का लीड करना, ये बहुत जरूरी है। और लोग इसका इस्तकबाल करेंगे, ये मुद्दा बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यह समझना जरूरी है। यहाँ पे जरा हमारे तमाम साथी यहाँ जुड़ गए, प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपके पास ही आता हूं, फिर अनिल सिन्हा जी आपके पास आऊंगा। और ईवीएम पर एक बड़ा ऐलान आज कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और संविधान सभा को संबोधित करते हुए, संविधान सभा को नहीं बल्कि संविधान पर आज जो ताल कटोरा में जो इनकी सभा थी उसको संबोधित करते हुए साफ साफ ईवीएम के मसले को ले आए। और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी
जिस प्रकार उन्होंने लीड किया था भारत जोड़ो यात्रा को, उसी ढंग से इस अभियान को, इस आंदोलन को सीधे आंदोलन छेड़ने की बात, यहां आंदोलन छेड़ने का ऐलान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आपको लगता है क्या कि इस पर विपक्ष एकजुट होगा? सवाल जो है ये है कि ईवीएम पर कई लोग आते हैं, थोड़ी बातें होती हैं, थोड़ा आंदोलन, थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन, उसके बाद शांति छा जाती है। लेकिन अभी तक हम लोग जैसे अभी 3-4 दिनों से चुनाव के रिजल्ट वाले दिन से लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर बाद में ये रोना क्यों? आप पहले से जानते हैं कि ईवीएम के कारण, या ईवीएम ही नहीं बल्कि इस चुनावी प्रोसेस में, कई बार आप भी कह चुके हैं, इस चुनावी प्रोसेस में कई धांधलियां हैं, कई गड़बड़ियां हैं जो उजागर भी हुई हैं। और वैसे में अगर इस पर आंदोलन न छेड़ा जाए तो फिर क्या किया जाए? बैठे रहेंगे आप हाथ पर हाथ धरे हुए, और रिजल्ट में आपकी पराजय होगी, आप हारेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 2-4 रोना रोएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1-2 ज्ञापन सौंपेंगे चुनाव आयोग को, 10 दिन 20 दिन या 2 महीने बाद चुनाव आयोग 8-10 पन्ने का उसका जवाब भेज देगा, फिर आप शांत हो जाएंगे। काम तो ऐसे चलेगा नहीं। लेकिन यहां पर यह जो ऐलान है, इसको मूर्त रूप में, इसको धरातल पर जाते हुए कितना देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, ये जो विमर्श है, ये जो जुमला है कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष देते हैं, ये बेसिकली किसी भी प्रकार के चुनाव, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लोकतंत्र को खतरे की बात को किनारे रखना है। ये बात तो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट भी कह सकता है, ये तो पुतिन भी कह सकता है। इस तरीके का विमर्श जो है वो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होगा कि आप चुनाव सुधार की बात ही ना करें। प्रशांत जी, इसमें एक बात और भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी, 2 जजों की बेंच, और वो भी यही बात कह रही है, वो बेंच भी यही बात कह रही है कि एक जगह जहां जीतते हैं आप झारखंड जीत गए, वहां की बात तो करते नहीं, महाराष्ट्र हार गए तो वहां लेके चले आए। मतलब बिल्कुल बीजेपी की जो लाइन है, बीजेपी के समर्थकों की जो लाइन है, वही लाइन आज दोनों जजों की बेंच भी ले रही थी। मुझे बड़ा अफसोस होगा, मैंने पढ़ा वो, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोशल मीडिया के नैरेटिव से प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आईटी सेल के वायरल चीज़ों से प्रभावित होते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर पहला शक, अगर ईवीएम पर शक ना होता तो वीवीपैट नहीं आता। वीवीपैट किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीने पहले एक लंबी सुनवाई की है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी को सम्मन किया, और चुनाव आयोग के अधिकारी ने वो चीज़ें बताई जो इलेक्शन कमीशन अपने कम्युनिकेशन में नहीं बताता ईवीएम के बारे में जी। तो ये बड़ा दुख लगता है सुन के, देख कर कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भी सोशल मीडिया के नैरेटिव से प्रभावित होते हैं। और आज संविधान दिवस है, मैं सेकेंड राउंड में आऊँगा तो संविधान दिवस की बात भी करूँगा, लेकिन संविधान दिवस पे एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि देखिए, संविधान को अगर लागू करना है, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि लागू कौन कर रहा है इस पर तय होगा कि संविधान अच्छा है या बुरा जी। संविधान को जिन्हें लागू करना है, जो संविधान के वॉचडॉग है, जिनको निगरानी रखनी है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जज एक ऐसा ऑब्जर्वेशन दे दे कि जिसपे बेबुनियाद ढंग से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 है उसका अजीब तरीके का एक इंटरप्रिटेशन हो जाए और 4 लोगों की जान चली जाए, कौन जिम्मेदार है इसका? ये सिचुएशन किसने क्रिएट की? ये सिचुएशन चंद्रचूड़ साहब के उस ऑब्जर्वेशन से क्रिएट हुई, वरना किसी डिस्ट्रिक्ट जज की या किसी मजिस्ट्रेट की ये क्या वो होती कि वो कानून में जो लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन करके सर्वे को अलाउड करे, और सर्वे किस तरह से किया गया उस पर एक अलग बहस है। दूसरी मैं बात उस पर आता हूँ कि जो चुनाव में धांधली का मामला है, ये एक बड़ा मुद्दा है, आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग जो इस तरीके का विमर्श पैदा कर रहे हैं वो बेसिक, अगर लोकतंत्र पर कल को खतरा आ रहा है, और खतरा वास्तविक खतरा है,
ये कोई आभासी खतरा नहीं है, ये कोई एआई जनरेटेड थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट है। जिस तरीके से बेकसूर लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकार जेलों में डाले जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम तरीके का जो है वो दमन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है लोगों के घरों पे, वैसे ही दूसरा ये कल को आप ये कहने लगे कि जो बुलडोजर चल रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, आप इस पे बोलेंगे तो आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। ये इस तरीके का विमर्श बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र में कि आप चुनाव सुधार या चुनाव में धांधली की बात ही ना करें। वो सारे मुद्दे जरूरी है जो चुनाव में थे, चुनाव में टैक्टिक्स, रणनीति, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। मुझे अफसोस ये होता है राजीव जी कि जब मैं देखता हूं कि कुछ लोगों के लेख पढ़ रहा था कि ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर। जो ग्राउंड जीरो पे जो बात जो लोग गए उनसे तो पूछो जी, उन्होंने क्या देखा। ये बड़ा एक लोकप्रिय जुमला है इन लोगों का कि ग्राउंड जीरो माइक्रो मैनेजमेंट। हम तो देख कर आए, हमने तो कम देखा। जो लोग महीने महीने भर महाराष्ट्र में ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने देखा, हमारी बात हुई। और उसके अलावा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो एग्जिट पोल हुआ है एक CSDS और हिंदू का, जो 25 तारीख के अखबार में छपा है जी, वो तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है वो एग्जिट पोल की 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी को आएगा या 70% से ऊपर स्ट्राइक रेट जो है वो एक नाथ शिंदे की पार्टी को आएगा। ऐसा कौन सा इंडिकेशन उसमें दिख रहा है? वो सर्वे मैंने पढ़ा है। महाराष्ट्र के चुनाव में निश्चित तौर पे ऐसा जो है जो दिख रहा है वो नहीं हुआ है। अभी मैं इस पे 2-3-4 दिन मेरा डेटा की स्टडी हो रही है, डेटा की स्टडी करके इस पे बात रखूंगा। एक बात, दूसरी बात कि महाराष्ट्र में जो जन आंदोलन की बात है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की पार्टियां इसकी तैयारी कर रही है। डेटा की असेंबली सीट पोलिंग सेंटर वाइज डेटा की पड़ताल हो रही है। जब डेटा के सामने डेटा के जरिए पुख्ता एविडेंस आएंगे उस आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। कोई आनंद फानंद में कोई कल को वो धरना प्रदर्शन नहीं शुरू करने जा रहे, तैयारी के साथ हो रहे हैं और तैयारी हो रही है। तैयारी फील्ड में जाने की हो रही है, डेटा एनालिसिस की तैयारी हो रही है और कानूनी तैयारियां भी हो रही है कि किस तरीके से इसको पिटीशंस कैसे की जाए, क्या किया जाए। सब बातें अभी मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, लेकिन तैयारियां हो रही हैं जी। दूसरी की जो जन आंदोलन की बात है, देखिए चुनाव सुधार, जैसे हम ईवीएम की बात करते हैं तो वो बड़ा एक वो होता है कि एविडेंस लाओ। चुनाव में मैं कई बार कह चुका हूँ कि चुनाव में धांधली सिर्फ ईवीएम से नहीं होती है। चुनाव में धांधली इलेक्टोरल रोल के बनने से लेकर, और एक मामला जो अभी तक हम लोगों की जांच में नहीं आया, थोड़ा बहुत जिक्र हमने अपनी पॉडकास्ट में आपके साथ किया था, मनी फ्लो। ये पैसा कैसे ट्रेवल करता है? आपको याद है कि हम लोग जम्मू कश्मीर के सबसे आखिरी एक गांव में गए थे जी। उस गांव के ग्राम प्रधान से मिले थे और उस गांव के लोगों ने क्या बताया था कि उस ग्राम प्रधान के पास पैसे आते हैं, कहां से आते हैं, और वो ग्राम प्रधान कैसी भाषा बोल रहा था। तो ये मनी फ्लो का मतलब सिर्फ ये कि हजारों करोड़ रुपए नहीं है। मनी फ्लो जो नीचे के लेवल पे हो रहा है, करप्शन, वो कैसे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। ये बड़ा एक 360 डिग्री ये मामला है कि मनी फ्लो भी है, उसमें इलेक्टोरल रोल की सैंटिटी भी है कि इलेक्टोरल रोल कैसे बन रहे हैं, वोटर डिलीशन कैसे है। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जो हुआ है उसको आप कैसे, तो आंखों के सामने है। इससे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड क्या होगा कि आप मतदाताओं को वोट ही मत डालने दो, बंदूक की नोक पे रोक दो। तो ये सारी चीजें
महाविकास अघाड़ी के लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो खड़गे जी ने कहा है जन आंदोलन, तो जन आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि 50% आरक्षण की लिमिट हटा देंगे या संविधान, जातिवाद जनगणना या तमाम सारे इश्यूज, करप्शन के इश्यूज, तमाम इश्यूज पे भी जन आंदोलन होने चाहिए। आप अपने बेसिक मुद्दों से मत हट जाए, लेकिन चुनाव सुधार इस देश की एक अहम जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की। और उस पे खड़गे जी का जो बयान है ईवीएम को लेकर, वो ईवीएम एक वो स्वागत योग्य है। ईवीएम एक देखिए फोकल पॉइंट है, ईवीएम को लोग जानते हैं, ईवीएम के प्रति अविश्वास है। तो लेकिन ईवीएम के नाम लेकर आप चुनाव की प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाए। कैसे बढ़ जाते हैं 15 लाख 13 लाख वोट हरियाणा में, कैसे बढ़ गए? काउंटिंग के 10 घंटे पहले वोट कैसे बढ़ गए? इस बात का जवाब वो जो तमाम लोग ये लेख लिख रहे हैं उनके पास नहीं है जी। तो एक अलग तरीके का विमर्श बनाया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं होगा, खतरनाक होगा कि आप इस धांधली को लेजिटिमाइज कर दें, इसकी स्वीकारता कर दें कि ये तो होगा ही। इस पे बात करोगे तो ठीक नहीं, आप पॉलिटिकल बातें करो, तो ये भी पॉलिटिकल बात ही है। चुनाव में धांधली एक पॉलिटिकल मुद्दा है और मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो गंभीर है और इस पे जमीन पर मतलब आंदोलन के शक्ल पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में होगा। और सबसे बड़ी चीज न सिर्फ महाराष्ट्र में होगा बल्कि पूरे देश में होगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसी मसले पर लेकर, वो दुर्भाग्यजनक है, ये यहां साफ साफ कह सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर पॉलिटिकल भाषा बोलने लगे और जो एक फ्रेम किया गया है, बीजेपी जो फ्रेम करती आई है उसी भाषा का इस्तेमाल करे, तो ये दुखदाई है। और क्या कह सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनकी बातें सिर आंखों पे, लेकिन फिर भी इतनी टिप्पणी तो हम भी करेंगे कि ये ठीक नहीं लगता है जब आप कह रहे हैं वही भाषा कि झारखंड जीत गए तो कुछ नहीं, वहाँ आप ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, और जब महाराष्ट्र में आ गए तो आप रोने लगते हैं, हार गए तो रोने लगते हैं। ये भाषा ठीक नहीं है। चलिए खैर, अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं कि ईवीएम के मसले पे ये लड़ाई कितनी दूर तक जाती हुई दिखाई देती है। क्या यहां आर पार की लड़ाई आपको दिखाई देती है इस मसले पे? क्या एक अंदर खाने जैसा, अभी शकील जी के पास दोबारा आऊंगा तो थोड़ी जानकारी और लूंगा, क्योंकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है शकील जी से बेहतर हम लोगों के बीच कोई नहीं जानता, उनके बीच और आएंगे, हम समझेंगे। लेकिन ईवीएम को लेकर विपक्ष, क्योंकि आप याद कीजिए अखिलेश यादव ने एक नहीं कई बार रिपीट किया है कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भी हम जीत जाएं, फिर भी ईवीएम को हम कहेंगे कि ईवीएम ठीक नहीं है। 80 की 80 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीत भी जाए तब भी वो ईवीएम को बेहतर नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे। इस मसले पर अखिलेश यादव का बयान, इस मसले पर आरजेडी का बयान, इस मसले पर तमाम विपक्षी दलों का बयान एक नजर आता है। और आज ये ऐलान उसमें कितना आगे इस आंदोलन को, क्योंकि अब ये आंदोलन में जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक ये बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। ये देखिए क्या है कि ये देर से, जो कहा शकील जी ने, मैं सहमत हूं कि देर से लिया गया फैसला है। ये 2019 के बाद से ही करना चाहिए था। मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे उस समय से ये मैनिपुलेशन जो है चालू किया है बीजेपी ने। और वो मैनिपुलेशन में एक घटना की आपको बताऊंगा कि एक पत्रकार ने मुझको बताया था, जो अभी बीजेपी की ही समर्थक थी वो, और बाद में उनके उनके राज में उनको कई जगह मौके मिले हैं। तो उन्होंने वो ही बताया था कि देखिए इतना बढ़िया इंतजाम है अमित शाह का कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसको फोन आ गया कि आपको कितना खर्चा करना है, वो आप सिर्फ भेज दीजिए उसका ये, और आपको उसकी पूर्ति की जाएगी। ये कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है नहीं, इसलिए इसको डिस्क्लेमर के साथ रखना चाहिए
कि ये कही गई बात थी। लेकिन इससे क्या ध्वनित होता है? इससे ध्वनित होता है कि पैसे का इस्तेमाल जबरदस्त ढंग से, फिर जो नैरेटिव कंट्रोल करने का था वो भी किस तरह से किया। आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन और ये सारे जो हुए वो आपने देखा। विनोद राय आज क्या कर रहे हैं? विनोद राय को पब्लिकली उसके लिए करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह की नैरेटिव बनाई वो उसका नतीजा आज देख रहे हैं हम कि ये झूठ। सीएजी विनोद राय, सीएजी विनोद राय, तो वो जो है सीएजी विनोद राय का ये यहाँ से वो भी क्या, उसके बाद देखिए आप किस तरह से मीडिया ने पूरा कैंपेन किया। तो पैसे का खेल किस तरह से इलेक्शन को, हम लोग इलेक्शन का मामला ये जो मशीन तक जो सिर्फ इसको केंद्रित करते हैं, सही है प्रशांत जी ने कहा, इसको मशीन तक नहीं सीमित रखिए। पूरा चुनाव का जो चुनाव को प्रभावित करने का, उसको मैंडेट को ये करने का, मतलब समझिए कि हाईजैक करने का जो तरीका उसमें सब शामिल है। उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल करता है। पेड न्यूज बकायदा चला है, आपने चैनल्स देखेगा पेड न्यूज ही है ना, पूरा का पूरा चैनल नैरेटिव चला रहा है, बात मतलब लोगों के मुद्दों की है, और वो कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान वो सब सारा कुछ चलाता है, अभी तक चालू है। तो ये जो पेड न्यूज है, मीडिया है, सब मिला करके पूरा आप जो चुनाव को हाईजैक करते हैं। अब उससे आगे की भी चीज है, उससे आगे की चीज ये है कि अब जहां पर कि वोट कम मिलने वाला है वहां पर आप एक्स्ट्रा, अब अभी वो तो आप लोगों ने पता नहीं आंकड़े निकाले ने, व्हाट्सएप पे तैर रहा, उसको कितना जानता रहा हूं, और उसमें कि कहां कहां कितने है मतलब हाइक हुआ है। जो चुनाव मत डाला गया और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जो फाइनल काउंट है उसमें जो फर्क है वो, उसके बारे में तो महाराष्ट्र में भी वही हाल हुआ, सब जगह 5%, 6% और 79 सीट्स पर तो बकायदा उस पर तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है चुनाव आयोग। तो ये कि ईवीएम मशीन का मामला नहीं, ईवीएम मशीन को जो आप दुरुपयोग करते हैं उसके जरिए मत डाल लेते हैं अपना, ये मामला है। मशीन का मामला तो जो है वो तो वो भी उसको बताना चाहिए, लोगों का जो आरोप है उसको किया जा सकता है, उसका भी जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिए जरा इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के सारे इंस्टीट्यूशंस, ये है इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, किस तरह चुनाव को और चुनाव की जो मशीनरी है उस सारा प्रभावित करता है। अब आप जरा हमको बताएं, आपने भी खबर चलाई होगी और सब लोगों ने, कि झारखंड में जिस समय इलेक्शन चल रहा था उस समय ईडी छापे डाल रहा था उसके घर में, वो जो उनका पीए है जी, और वो सुनील श्रीवास्तव पीए के यहाँ, अब वो हो गया खत्म। वहां पर टेरर फंडिंग दिखाई दे रहा था, बहुत लग रहा था बेचैन है ईडी कि टेरर फंडिंग को कैसे रोकना है। अब इसके बाद कहाँ कोई टेरर फंडिंग हो रहा है, अब कौन कहीं कुछ नहीं, कहीं छापे पड़ रहे हैं, इलेक्शन खत्म हुआ छापे खत्म हो गए। तो ये सारा ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के सबको बूथ अंततः जो है मशीन लेकर के आगे ज्यादा मत करा दिया। कई जगह ये शिकायत आई है, अभी उसको वेरीफाई करना है कि वोट मतलब सीधे सीधे इनके जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट पड़ गए, या वोट मतलब जिनका एकदम पक्का वोट है वो भी वोट नहीं हुआ। तो वो सारा कुछ जो है वो है, तो इसीलिए बहुत लेट से उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन अब मैं इसके इम्प्लीकेशंस 2-1 बताता हूं आपको, कि ये जिस तरह सही कहा किसी ने, आप लोगों ने, कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह का आंदोलन होगा, निश्चित तौर पर ये रिवाइटलाइज करेगा जो भारतीय, जो मतलब समझिए कि लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं उसको रिवाइटलाइज करेगा, कांग्रेस के वर्कर्स को, बाकी इंडिया गठबंधन के वर्कर्स को रिवाइटलाइज करेगा। जब चुनाव को में धांधली का मुद्दा वो बनाएंगे तो गांव गांव में उनको जाना होगा, और इससे हमको लगता है कि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग ही नहीं बल्कि एक जो चरनी होगी, एक तरह से जो इस तरह से जो मतलब हलचल होगी वो इनके लिए बहुत डैमेजिंग होगा। अब ये जो नैरेटिव चलाते हैं ये कि अब जब हार जाते हैं आप, कितनी मुश्किल से आप देखें तो आप ऐसा क्यों प्रयास करते थे, आपने क्यों सरकार, एक अवैध सरकार क्यों चलाई आपने महाराष्ट्र में, वो नतीजा आप देख रहे हैं कि अगर वो सरकार न चलाते तो आज उनको इतना मत नहीं प्राप्त होता। आज हेमंत सोरेन की यही ताकत थी कि उसने
लड़ के वो सरकार गिरने नहीं दी और अपना कब्जा रखा, जिसकी वजह से आज वो वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। झारखंड और इसकी तुलना एकदम नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी जो भी मैनिपुलेशन करते हैं उसके लिए आपको कलेक्टर, एसपी, डीएम इसकी जरूरत है और ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये झारखंड में नहीं था, इसीलिए यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ भी अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं होता तो ये नहीं कर पाते। इसीलिए हरियाणा में भी वही किया उन्होंने, क्योंकि चुनाव आयोग को अपने अधिकारी होते नहीं है, सारे अधिकारी यहीं के होते हैं। और वो हम देख चुके हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार आई उस समय भी कई सीटों पर जो 1000-1500 का फर्क था उसको ये कर लिया, उनके पक्ष में कर लिया बीजेपी के। और दूसरी बात है कि सत्यव्रत दास जो अशोका फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी का वही ये है उनका रिसर्च कि किस तरह जहां क्लोज कंटेस्ट है वो बीजेपी के पक्ष में गया है, मतलब चुनाव को किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया है। यही उनका रिसर्च पेपर था जिसकी वजह से उनको नौकरी गंवानी पड़ी। इसलिए ये एकदम ये जो डिस्कोर्स ये इस तरह का जो चलाया जाता है कि आप हार जाते हैं झारखंड में। हम झारखंड में इसीलिए नहीं हारे क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार थी। अगर इंडिया गठबंधन की वही इसी के लिए आप मुख्यमंत्री को आप ढूंढ रहे हैं ये दिल्ली में, वहां इनको पकड़ रहे हैं, वहां उनको जेल में डाल रहे हैं। कोशिश कितनी की आपने देखा होगा कि कितनी कोशिश की उन्होंने उसको गिराने की, और वो ये नतीजा लाना था। झारखंड भी आज लूज करता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता को जिस तरह से वहां लोग तैयार थे, आदिवासियों ने जिस तरह से वहां बूथ कब्जा करना इनके लिए संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार थी और दूसरी चीज कि वहां बहुत मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ सत्ता पक्ष जो था यानी इंडिया गठबंधन वो मजबूत था। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, जांच एजेंसियां, जो प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ घोटाला ही नहीं बल्कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को जिस प्रकार से रौंद कर रख दिया गया है, जिसमें चुनाव के समय आप विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं, रुपयों की बरसात करते हैं, ये बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजों को। सब्यसाची दास की बात आप कर रहे थे, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, लेकिन जिनका रिसर्च पेपर था वो यही था कि कैसे चुनाव में 2019 के चुनाव में धांधली कैसे हुई। वहां आप न सिर्फ ईवीएम बल्कि आप वोटर लिस्ट में आपके नाम हटाए जाते हैं। यहां अभी हम लोगों ने देख लिया उपचुनाव में कैसे किया गया कि आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये सारी चीजें हैं, इन धांधलियों को रोकना होगा, तभी आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो कामना है उसको आप यहां फुलफिल कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। और यहां दिखाई देता है, और तब वो भी आज जब संविधान दिवस से ये देश मना रहा है, उसमें भी इस बात की बात होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। और ऐसे मौके पर, संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह जैसा राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उसी तरह अगर हम अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, अब बैलेट पेपर से हमको चुनाव चाहिए। बात सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव की नहीं है, बात यहां पर यह भी है कि तमाम धांधलियां जो चुनाव के इर्द गिर्द हैं उसको रोकने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, फिर तमाम दोस्तों के बीच आऊंगा, और एक पॉइंट मेरा है जो मैं रखना चाहता हूं कि सबसे पहले चुनाव आयोग की स्वायत्तता जो है उसको बरकरार रखनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की स्वायत्तता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। इसी ढंग से न्यायपालिका की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है, और इन दोनों को अगर बरकरार नहीं रखेंगे तो आप चाहे ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर ले आइए या कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। यहां सब कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा, यानी कहें तो भांग ही घोल कर रख दिया गया, यहां सब नशे में है, सबको एक ही बात दिखाई देती है। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, निश्चित तौर पे ये बात सही है कि सबसे पहले चुनाव आयोग की स्वायत्तता जो है उसको बहाल करना पड़ेगा, और चुनाव आयोग को बाध्य करना पड़ेगा कि वो एक संवैधानिक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन नहीं है। राजीव कुमार जी को ये समझाना पड़ेगा कि वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके मुखिया हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं है,
कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहे वही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से खुलकर चुनाव आयोग के समर्थन में बात करते हैं राजीव जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लेकिन आज राजीव जी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब खुला ऐलान किया है, मुझे लगता है कि ये हरियाणा चुनाव के बाद भी हो जाना चाहिए था। खैर हरियाणा के बाद जब महाराष्ट्र में झटका लगा है तो उसके बाद आए हैं खुलकर, और मुझको लगता है राजीव जी कि इसमें शायद हम लोगों की भूमिका भी थोड़ी है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस पे एक तरीके से प्रयास किया कि भाई विपक्ष अगर इस तरीके की बातें करके गायब होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ये देखने वाली चीज है। तो इसका भी शायद हो सकता है कुछ असर पड़ा हो और विपक्ष को ये लगा हो कि ये मामला वास्तव में बढ़ता जा रहा है और जनता जो है वो अपने जो हक है उसके लिए जनता का सीधे सड़क पे आ जाएगी, तो एक अराजकता भी फैल सकती है। तो इसलिए अब ये राजनीतिक आंदोलन बनेगा और ये रूपरेखा जो जिस तरीके से तैयार की जाए, मतलब जो ऐलान किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भारत जोड़ो यात्रा के तरीके से इसको किया जाएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने भी एक आंदोलन का शक्ल लिया राजीव जी, और इस तरीके की अगर कोई यात्रा होती है या इस तरह होता है तो फिर जन आंदोलन निश्चित तौर पर खड़ा होगा और फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सोचना पड़ेगा, मतलब विवश होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जब बढ़ेंगी तो राजीव कुमार कैसे शायरी सुनाएंगे सामने आकर देखना होगा, और किसकी वो लेकर आते हैं, किससे लिखवा कर लाते हैं, ये भी सब देखना पड़ेगा। तो शायरी उनकी जो उस पर लगाम कसी जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं एक बार जल्दी से शकील जी, क्या कुछ जानकारी है, जरा समझना चाहता हूं ये आंदोलन, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इसकी घोषणा की है तो जरूर अंदर खाने तैयारियां चल रही होंगी, क्या तैयारियां हैं जरा ये बताइए। दूसरी चीज, जो बात हम लोग यहां स्वायत्तता की कर रहे हैं और उसमें चुनाव आयोग, और इस पर कहीं ना कहीं हर जगह हमारे देश में एक व्यवस्था है, संविधान की बात आज कर रहे हैं तो व्यवस्था है कि कोई भी अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो सीजेआई संजीव खन्ना क्यों ना हो आज की तारीख में। इसलिए भी ये समझना यहां जरूरी, ये जानना और उस पर चर्चा करना जरूरी है कि आखिर कब तक आप स्वतंत्र रूप से और आप अहम ब्रह्मास्मि जो करते हैं की तरह यहां रोल प्ले करते हैं, ये कब तक आखिर। देखिए राजीव जी, तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 29 तारीख को CWC की मीटिंग है दिल्ली में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जो कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई होती है, और इसमें जो है इस बारे में विचार होगा कि किस तरह से आंदोलन की हमें रूपरेखा बनाना है, किस तरह से इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है, किसी भी चीज को उठाना तो ठीक है, लेकिन उठा के अगर आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उसका असर नहीं होता है, तो मुद्दा डाइल्यूट हो जाता है और ये अच्छी बात नहीं होती है। जनता का विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे ईवीएम के बारे में बात हो रही है, तो कांग्रेस ने 2018 में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था बाकायदा, बहुत कम लोगों को जानकारी है। लिखित में कांग्रेस के महाधिवेशन में दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में लिखित प्रस्ताव था ईवीएम के खिलाफ 2018 में। तो खैर, अब जब इसका आंदोलन शुरू हो रहा है तो इसकी पूरी तैयारी होगी। इसीलिए 29 तारीख को यहां CWC की मीटिंग है, जिसमें कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता होते हैं सब शामिल होते हैं, इसमें सबसे बड़े नेता सारे के सारे। तो इसमें इसकी पूरी रूपरेखा के बारे में बात होगी और बाद में एक कमेटी बना के इंटरनल एक छोटी सी इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और विपक्ष के सारे नेता इससे सहमत हैं, जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं। क्योंकि यह सबके लिए बहुत जरूरी चीज है कि अगर चुनावों पे बात नहीं की गई तो वो नतीजे लाना मुश्किल है जिन्हें जनता चाहती है। इसीलिए आज जो है राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी आज हमें याद नहीं आ रहा कि पहले वो कभी कार्यकर्ताओं से, जनता से, लोगों से, ये जो आज का सम्मेलन था कि मेनली कांग्रेस के जो ओबीसी और एससी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आयोजित था। ये उन्होंने इसको आयोजित किया था, जो आयोजक थे वो थे, तो उनके लोग ज्यादा थे। तो राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों के बीच जाइए और इन बातों को फैलाइए, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक देखिए है क्या कि पूरा मीडिया, व्हाट्सएप और संचार के जितने भी साधन हैं सब उनके पास है। विपक्ष के पास
बहुत सीमित संसाधन है। व्हाट्सएप का मुकाबला करना उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, इतना बड़ा उनके हजारों लोगों को उसमें लगाया गया है कि इनके पास संसाधन नहीं है। तो ये काम कार्यकर्ताओं के द्वारा, जनता के द्वारा ही किया जा सकता है। छोटी छोटी बुकलेट छपवा के, अब संविधान की बात होती है, राहुल गांधी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इन्हें छोटे छोटे बुकलेट जो पहले छपती थी कि जिनको पॉकेट में रखा जा सके, हैंडी जिसे कहते हैं, वो सारे काम कांग्रेस को, विपक्ष को करना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों तक मुद्दा पहुंचेगा। क्या आज जब बहस होती है या बात होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास, विपक्ष के लोगों के पास वो तर्क नहीं होते जो वो मीडिया द्वारा फैलाई गई बातों के बारे में बता सके। देखिए होता क्या है कि सुबह ही सुबह अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह के व्हाट्सएप पहुंच जाते हैं जी। और वो दिन भर की बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो व्हाट्सएप मैसेज जो होते हैं अलग अलग वर्ग के लिए, उनकी शिक्षा के अनुरूप, उनके सामाजिक स्थिति के अनुरूप अलग अलग होते हैं। तो फिर बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, ऑफिस में, चाय की दुकानों पे, हर जगह जो है उल्टे कांग्रेस पे आरोप लगना शुरू हो जाते हैं और वही तर्क दिए जाते हैं कि साहब जब आप हिमाचल जीतते हैं तो नहीं कहते, जब आप झारखंड जीतते हैं तो नहीं कहते, महाराष्ट्र हरियाणा की हार पे कहते हैं। तो वो जवाब आदमी कैसे दे? तो इसके लिए जो राहुल ने कहा है वो बहुत जरूरी बातें हैं कि लोगों के पास जानकारियां होना चाहिए। अभी जैसे खड़गे जी ने कहा, ये बात तो इतनी अच्छी बात है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया आपने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म कर दिया आपने। ये बात लोगों तक पहुंचना चाहिए कि संविधान का जो उद्देश्य है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों का अधिकार, न्याय, या जो आप अभी कह रहे थे कि सारे के सारे जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। आपने नाम भी लिए, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, चुनाव आयोग का नाम लिया, ऐसे ही सारे खत्म कर दिए आपने, कोई भी नहीं बचा। तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना एक बात है और लड़ाई से पहले थोड़ा जनता को जागरूक करना भी अलग बात है। देखिए जनता की याददाश्त तो बहुत कम होती है। 2 यात्राएं हुई, लोगों ने भरपूर साथ दिया, तो उनके पास कोई ऐसा साधन हो। हम इसीलिए बार बार इस बात को कहते हैं, रोज सुबह व्हाट्सएप क्यों करते हैं वो लोग? कितना खर्चा होता है? करते हैं वो हर रोज सुबह और दिन में 3 बार 4 बार 5 बार व्हाट्सएप करते हैं उनके। इसका जरा इन लोगों को वो करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि क्या होता है वो। और मीडिया तो दिन भर जहर फैलाते ही है वो तो, हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन। अभी जो खड़गे जी कह रहे थे कि आदिवासी के ऊपर पेशाब करना, दलितों की यह स्थिति कि घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, तो ये सच्चाई है सारी की सारी। मगर आपको लोगों तक ये सारी की सारी सच्चाइयां पहुंचाना पड़ेंगी, बताना पड़ेंगी। ये जो अभी हमने बताया कि जैसे हर हार के बाद या हर बड़े इवेंट के बाद CWC की मीटिंग होती है, हरियाणा के बाद कहा गया एक फैक्ट फाइंडिंग बनेगी, तो इस फैक्ट फाइंडिंग जो है हरियाणा का, क्या इस CWC में आ जाएगा? वो आना चाहिए, उसके बारे में बात होना चाहिए। और देखिए जहां तक पैसों का सवाल है, तो पैसा तो उनके पास इतना ज्यादा है, इतना खर्च करते हैं वो कि उसका मुकाबला तो करना बहुत मुश्किल है। और उसका मुकाबला आप जनता के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। भाई अकाउंट तक सीज कर दिए थे आपने कांग्रेस के, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आंदोलन की बात कही गई है, और इसको पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है इस पे। और ये जब होगा तो निश्चित ही रूप से इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ या चुनावी सुधार की बात होती है, तो यहाँ पर एक अच्छी बात, अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इस पहल को आगे जो है धरातल पर लाना होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक तरफ यहाँ आप जान रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ सड़क पे ईवीएम को लेकर, चुनाव प्रणाली को लेकर, चुनाव में धांधली को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पर यह समझना कि आगे विपक्ष किन रणनीतियों पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ऐलान है इस ईवीएम को लेकर, ये कहाँ तक आगे बढ़ता है, और इसमें 29 तारीख को, इसी 29 नवंबर को CWC की बैठक है, जिसके बारे में बता रहे थे शकील अख्तर जी। उस बैठक में बहुत सारे फैसले होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है प्रोफेसर रविकांत जी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी या उनके तमाम घटक दल जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो एक मजबूती के साथ
आगे बढ़ते हुए आपको मतलब एक उम्मीद आप करते हैं कि इस मसले को मजबूती के साथ ही आगे लेके जाएंगे? क्योंकि 2018 में, जैसा अभी बता रहे हैं शकील जी, कि 2018 की बैठक में जब ये फैसला होता है कि ईवीएम के खिलाफ हमको मुहिम छेड़ना है कांग्रेस पार्टी में, नहीं, और आज 2024 में है, मतलब 6 साल ऑलरेडी बीत गए। कितने चुनाव प्रभावित हुए होंगे जब आपको पता है, जैसे प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही वीवीपैट लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ घोटाले की आशंका जाहिर हुई होगी उनको भी, तभी तो वीवीपैट लाने की वहां पर उन्होंने का आदेश दिया और वीवीपैट लेके आए। लेकिन अब, और इसी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, यही सीजेआई जब सिर्फ जस्टिस थे संजीव खन्ना, 2 जजों की बेंच थी, खन्ना और दत्ता, इन दोनों की बेंच ने इसी ईवीएम पर सुनवाई की थी, जिसको हम लोगों ने लगातार लाइव किया था। उस सुनवाई में एक एक किन किन पहलुओं पे बात हुई, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी भी थोड़ा जिक्र कर रहे थे, उन सब की बात हम लोग आज भी याद है, रटा हुआ है मुझे वहां पर किसने क्या बोला। उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई और जिसको दुनिया तक के लोगों ने समझा जाना, कि इसको जो कहा जा रहा था कि ईवीएम जो है वो किसी से जोड़ा नहीं जाता है, उसमें जब सिंबल लोड किया जाता है तो उसको जोड़ा जाता है लैपटॉप से। आप लोगों को, किसी को, हमको, आपको किसी को पता नहीं था कि लैपटॉप से जोड़ के सिंबल अपलोड किया जाता है। यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने बताया था कि जब आप अपलोड कर रहे हैं तो लैपटॉप से जोड़ा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आई थी जिसको गुप्त रखा गया था, और इसमें यह भी था कि कब तक आप रखते हैं, वो लैपटॉप कहां रखते हैं, उस लैपटॉप का इस्तेमाल क्या होता है, उसको आप बंद रखते हैं कि खुला रखते हैं, इन सब की जानकारी मांगी गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि धांधली होती होगी, या धांधली ना भी हो, इसमें धांधली की गुंजाइश है, यह नहीं पता क्या? इसलिए यहां पर यह एक विमर्श बनता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमें, चूंकि यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रहा है, यह मामला दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाता है तो खारिज कर दिया जाता है, यह सब कुछ समझ में आता है, लेकिन संस्थाएं तो स्वायत्त हैं, ये इसको वैसे ही रहने दिया जाए ना। रविकांत जी। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब ये भावनाओं का मुद्दा नहीं होगा कि साहब लोगों की भावनाएं हैं कि ईवीएम को रहने दिया जाए। लोग विश्वास की बात कर, और जो उनका सबसे बड़ा अधिकार, आधुनिक जमाने का अधिकार, जिससे लोग नागरिक बनते हैं, उस वोटिंग राइट का मामला है। और आज हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति इस बात को लेकर के आशंकित है कि उनका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जहां उन्होंने मत दिया है वहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि संविधान ने लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी सरकार चुने। अगर ऐसा नहीं हो रहा है जो लोगों की आशंका है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी संविधान और कानून की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट की है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो हैसियत मिली हुई है, उसकी कम से कम उन्हें चिंता जरूर होगी। और अब जब लोगों की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं गिरने लगा है कि साहब आप भावनाओं के आधार पर जब जजमेंट दे रहे हैं, या आप समाधान दे रहे हैं, आप जजमेंट नहीं दे रहे हैं, तो लोगों का विश्वास डिग रहा है। इसलिए उसको बहाल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी जो आज उन्होंने की पीआईएल को लेकर जी। उसके बाद केवल लोगों का आंदोलन रह जाता है कि वो सड़क पर निकल कर किया। और राहुल गांधी का वो चुनाव जीतने और हारने से बहुत मतलब नहीं है। राहुल गांधी के प्रति जो लोगों का भरोसा है, जो विश्वास है, वो आज की तारीख में किसी भी नेता से ज्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा में देखा, हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा कि एक ऐसी यात्रा जो देश को जोड़ने के लिए, बदलाव के लिए, राहुल गांधी पैदल चलते हैं दक्षिण से उत्तर तक,
और अगर इस तरह का आंदोलन सड़क पर खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सुधार के लिए बहुत हमेशा गुंजाइश रहती है, चाहे जो रिजीम रहा हो। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था उस समय ईवीएम आया, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म का ही मामला था। वीवीपैट आया, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म का मामला था। और किस तरह से चुनाव की निगरानी होगी, वीडियोग्राफी होगी, ये भी चुनावी रिफॉर्म का मामला है। तो साहब अब अगर लोग ये कह रहे हैं कि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को जब अपलोड किया जा रहा है सिंबल, उस समय किसी लैपटॉप को लगा करके किया जा रहा है, तो क्या खेल होगा किसी को नहीं मालूम, लोगों की आशंका है। तो फिर तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा उठ जाए और ऐसी स्थिति में फिर लोग सड़क पर आ जाते हैं और देश अराजक हो जाता है। ये स्थिति ना आने पाए। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन सिर्फ ये नहीं कि ईवीएम के, इस लिहाज से भी कि लोगों का विश्वास बना रहे। तो जो जिसको डेमोक्रेसी की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दी थी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जी, तो जो लोगों का लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा लोकतंत्र है, लोगों के लिए लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि सड़क पर आया जाए। और कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन निश्चित रूप से इस विश्वास को मजबूत करेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। और राजीव कुमार फिर भले ही जो आजकल शायरी सुनाते, फिर शायरी नहीं सुना पाएंगे, पर हो सकता है भजन गाए हो, वो गाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब लोगों की ताकत सड़क पर आती है तो अच्छे अच्छे शायरी वाले भजन के अंदाज में आ जाते। तो ये राजीव कुमार को भी समझ में आएगी हैसियत कि जो आप सिरे से खारिज करते हैं वो इससे फिर चलेगा नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर रात के बाद दिन होता है, सवेरा आता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का एक बयान आया है कि जजेस जो हैं वो अपोजिशन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। प्रशांत टंडन तो जी, ये बोल देना चाहिए था कि सीधे सत्ता के लिए काम करते, बेहतर होता। प्रशांत जी, इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक बहुत गंभीर विषय जिसमें चुनाव आयोग भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, और इन दोनों से देश के संविधान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, देश के लोकतंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत ही प्रभावशाली हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट भी और चुनाव आयोग भी, और वहीं पर ग्रहण है। इसीलिए देखिए, आज 75वें संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर की वो बात याद आती है कि संविधान बहुत बुरा होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे। संभल में ये बात साफ दिखाई दे रही है कि संविधान को लागू करने वाले लोग संविधान को कैसे लागू कर रहे हैं, संभल में देखा जा सकता है। और इस संभल के मामले पे इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जाएंगे और लोगों की बात सुननी चाहिए। वहाँ भीम आर्मी के चीफ गए थे और उसके बाद कोई बड़ा नेता भी वहाँ पे जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, संभल में क्या हुआ, पुलिस के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, सरकार पे बातें हो रही हैं, वहाँ पे ज़मीनी तौर पे क्या था, नारेबाजी हो रही थी, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन वो शुरुआत, वो चिंगारी कहाँ से आई? वो चिंगारी एक अपरिपक्व टिप्पणी से आई जुडिशरी की, और एक बेतुके फैसले से आई। वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? वो ये उसका भावना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद अब कोई नया विवाद पैदा ना हो, इसलिए 15 अगस्त 1947 की जो डेट है उसके पहले का कोई भी मामला अब नहीं उठेगा।
वो डेडलाइन बन गई। अब अगर आप कोशिश ये सर्वे करते रहेंगे, हजारों धार्मिक स्थलों पे सवाल उठेंगे। ये सर्वे कराते रहेंगे, लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आप उकसाते रहेंगे, इस देश में दंगे फसाद, झगड़े, सिविल वॉर होता रहेगा। अभी इसका जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके नाम आप नाम ले रहे हैं, उनकी टिप्पणी थी, चंद्रचूड़ साहब की, और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी, ऑब्जर्वेशन जी। वो चिंगारी बन गई। आज देखिए 4 लोगों की जान चली गई। अब आगे का खतरा मैं आपको बता दूं, अभी तो लग रहा है कि बड़ा मस्जिदों पे खतरा है, और इस देश में राजीव जी, प्रोफेसर रविकांत जानते हैं कि बुद्धिज्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी हम लोग दीक्षा भूमि गए थे नागपुर में, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर लाखों लोगों के साथ कन्वर्ट हुए थे जी। अक्टूबर 1956 में। तो और वो हर साल होते हैं, और उनकी राजनीतिक हस्ती, राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है, उनका राजनीतिक असर बढ़ रहा है बौद्ध धर्म के मानने वालों का। कल को एक आंदोलन बौद्ध धर्म के लोग शुरू कर दें कि कौन कौन से बौद्ध विहार तोड़े गए, किसने तोड़े, उनके सर्वे हो, ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है, ये ऐसी चिंगारी है जो इस देश में अशांति पैदा कर देगी। इसलिए न्यायपालिका के लोगों को भी बड़ा परिपक्वता के साथ जो है वो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियां करनी चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ये जरूर कह रहे हैं कि वो विपक्ष नहीं है, हम उनसे अपेक्षा भी नहीं करते विपक्ष होने की। हमारी अपेक्षा उनसे ये है कि आप संविधान की रक्षा करोगे, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, जिस काम के लिए टैक्स पेयर के पैसे से आपको तनख्वाहें और लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, तो उनसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं है कि वो विपक्ष का काम करेंगे। विपक्ष का काम विपक्ष करेगा, लेकिन वो सत्ता पक्ष का भी काम नहीं करेंगे। जो संविधान की मूल भावना है वो सेपरेशन ऑफ पावर है जी। और सेपरेशन ऑफ पावर का बहुत खराब मैसेज जाता है जब आप एग्जीक्यूटिव के मुखिया को अपने घर बुलाते हो और पूजा पाठ में शामिल करते हो। ये खराब मैसेज जाता है। संविधान के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है, लेटर एंड स्पिरिट, जो लिखा हुआ है और उसकी भावना। संविधान की भावना आहत होती है अगर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो है वो धूमिल होता है, मिटता है। चंद्रचूड़ साहब ने ये किया और उसकी आलोचना केवल अभी मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, देश के बड़े वकीलों ने, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की, तमाम स्कॉलर्स ने की। तो अब विपक्ष को इस मामले पे जो है वो न्यायपालिका पे भी बोलना चाहिए कि भैया आप अपना काम संवेदनशील तरीके से करेंगे आप। अब एक बात जो आपने कही वीवीपैट और ईवीएम वाली, माना थोड़ी देर के लिए कि ईवीएम बड़ी साफ है और कोई सबूत नहीं है हमारे पास। एक बात का एग्जांपल देता हूं आपको राजीव जी, टीएन सेशन के जमाने की बात। उन दिनों में चुनाव आयोग कवर करता था बतौर करस्पॉन्डेंट। क्या होता था, और जहां बैठे हुए तमाम लोगों को याद होगा कि पोलिंग जहां होती है, जिस बॉक्स का गिनती हो रही है, बैलेट बॉक्स की, और वहां वोट किसी को कम पड़े तो कई सारे दबंग लोग उस गांव में जाते थे, मारपीट करते थे, हत्याएं भी हुई हैं। तो टीएन सेशन साहब ने क्या किया? टीएन सेशन साहब ने, काउंटिंग शुरू होती है दोपहर के 12 बजे के बाद। 12 बजे तक क्या होता था? 7 बजे से 12 बजे तक सारे बैलेट बॉक्सेस एक बड़े से ड्रम में मिलाए जाते थे। उसके बाद उसकी 50-50, 100-100 गड्डियां बनती थी। वो गड्डियां बनने के बाद काउंटिंग होती थी। तो अब टेबल में बैठे हुए किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को, पोलिंग काउंटिंग एजेंट को ये पता नहीं होता था कि ये बैलेट पेपर किस पोलिंग बूथ से आया है।
ईवीएम में ये पता होता है। ईवीएम का जो सीरियल नंबर है, वो जो काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है उसको मालूम है, उसको पता कर सकता है आसानी से कि ये ईवीएम का सीरियल नंबर किस पोलिंग किस बूथ एरिया में का? डिप्लॉय हुआ है। बिल्कुल। और फिर वो वहां जाता है और फिर वो कार्रवाइयां होती है जो बहुत गुप्त तरीके से होती हैं। तो केवल उसके सॉफ्टवेयर में और इस सब में दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी चुनाव प्रक्रिया ही जो है उसके रिवीजन की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां अगर ये मामला उठाएंगी तो पहले उनको स्टडी करना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, फिर उसको एक बड़े आंदोलन के शेप में और ये तमाम चीजें एड्रेस करें। कॉर्पोरेट का मनी, इलेक्शन की शेड्यूलिंग, आप इलेक्शन की शेड्यूलिंग ऐसी क्यों करोगे जो एक पार्टी को एडवांटेज देगी? इलेक्शन की शेड्यूलिंग से लेकर तमाम, जो मैं लगातार बात करता हूँ इस पे इलेक्शन, जब ये आंदोलन हो तो उस आंदोलन का एक बेस डॉक्यूमेंट बने जिसमें सब बातें हों। बिल्कुल, बहुत कुछ है। अब देखिए, आतिशी जो सीएम हैं इस वक्त दिल्ली की, उनका एक बयान आया है। बयान ये है कि एसडीएम ऑफिसों से एआरओ और बीएलओ को आदेश दिए जा रहे हैं कि उन्हें एक वोटर लिस्ट दी जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम जो भी हैं उस लिस्ट में, उनके नाम को वोटर लिस्ट से काटना है, हटाना है। ये सीएम दिल्ली की कह रही हैं कि ये एसडीएम ऑफिस से आदेश जा रहा है एआरओ को, बीएलओ को कि वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? वही खतरा है राजीव जी कि वो सीरियल नंबर वाली ईवीएम के जरिए पता है कि ये कहां लगाई गई थी, उस पोलिंग बूथ में किसने वोट दिए। तो ये जो वोटर डिलीशन है ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो केवल ईवीएम तक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है ये। और हरियाणा और महाराष्ट्र की बात जब हम करते हैं तो ये सब चीजें वहां हुई होंगी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं समय पे, और जो चुनाव सुधार यानी चुनाव आयोग को सुधारने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग में ही सुधार की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तो आप चाहे ईवीएम हो, कुछ और हो, यहाँ बैलेट पेपर से आपके नाम हटाए जाते हैं। आप अगर बैलेट पेपर में आपका नाम है, लेकिन चूंकि चुनाव जिस वक्त और जहां होता है वो पूरा का पूरा पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है, लेकिन कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा अगर दिखाई देता है कि तुमको वोट डालने नहीं देंगे, किसी को घरों में कैद कर लिया जाता है, तो ये आखिर कौन देखेगा? ये सवाल तो उठता है। ये सब कुछ चुनाव आयोग को देखना है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक हर प्रक्रिया में चुनाव आयोग को यहाँ पर खुद को ठीक करना होगा। क्या राजीव कुमार ठीक कर पाएंगे? या अगर राजीव कुमार ठीक हैं, सब कुछ सही है, दुरुस्त है, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी है? क्या वो बता पाएंगे हमको, आपको कि नहीं ये बिल्कुल झारखंड का चुनाव जो है वो भी निष्पक्ष हुआ है और महाराष्ट्र का चुनाव भी निष्पक्ष हुआ है? क्या बताएंगे राजीव कुमार? क्या ये बताएंगे कि ये जो 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे थे या 2 करोड़ रुपए और ऐसे कई करोड़ रुपए पकड़ाए, वो किनके पैसे थे? ये बताएंगे चुनाव के दौरान जितने पैसे पकड़ाए हैं, पैसों के हेर फेर और लेन देन ये सब जो हुए हैं, उसमें जो पकड़ में आए हैं वो बताया जाएगा कि हाँ ये एक अनिल सिन्हा जी पहले तो चुनाव आयोग कम से कम आखिरी वक्त में शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। हम सबको इंतजार रहता था कि चुनाव आयोग की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि इतने प्रतिशत की पोलिंग हुई, और उस आधार पे हम अपने अखबारों में और बाकी जगह मीडिया में हम उसको छापेंगे, दिखाएंगे। अब तो वो खत्म है। अब आप इंतजार करते रहिए चुनाव के काउंटिंग वाले दिन तक कि पता नहीं कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया। कैसे देखिए क्या करेंगे? नहीं देखिए क्या है कि एक तो जो टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था उसमें जो खामियां थी, जैसे बूथ कैप्चरिंग, ये क्या कहते हैं बोगस पोलिंग, सारा ये जो सब कुछ था उसका पर कितना सुधार करके उन्होंने लाया। अब उसके बाद जब आपने ले आया ये क्या कहते हैं ईवीएम मशीन, उसके बाद जो सुधार होने चाहिए थे उसकी प्रक्रिया भी चालू हुई थी, लेकिन वो सब प्रक्रिया रोक करके अब तो सब रिवर्स गियर में जा रहा है ना।
ना आप पेड न्यूज के बारे में बात करते हैं, ना आप जो ये हैकिंग हो रहा है या नहीं उस पर तो डिनायल पूरा है। उसके बाद आप जो प्रक्रिया पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उसकी चर्चा करते हैं। अब है कि मशीन की रक्षा में वो राजीव कुमार खड़े हो गए हैं और मशीन के इर्द गिर्द जो सारा कुछ है कॉर्पोरेट मनी है। आप सोचिए कि हम लोगों ने कितना न्यू नॉर्मल हम लोगों को लिए हो गया है सिचुएशन कि हम इस बात की चर्चा भी नहीं, आपने पूरी बहस में इसकी चर्चा भी नहीं की कि जो नफरती भाषण करना है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। इस बीच में किसी की नियुक्ति करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। उसी दिन प्रचार करना, मतलब यहाँ इलेक्शन चल रहा है वहां आप जो है सो इंस्टॉलमेंट बांट रहे हैं किसानों का, यहाँ जो इलेक्शन चालू है वहां पर जो है बिरसा मुंडा की जयंती के नाम पर आप ये मतलब वोटिंग चालू है और दूसरी जगह आप आदिवासियों को संबोधित करने वाला कर रहे हैं प्रोग्राम। दिल्ली में नामकरण कर रहे हैं, निजामुद्दीन चौक का नाम बिरसा मुंडा निजामुद्दीन चौक का नामकरण कर रहे हैं। आप बताइए कि इसको आप किस तरह से लेंगे। आप अभी वो आपको क्लासिक केस है वहां का क्या कहते हैं टीम बंगाल का, बंगाल में जहां पर इलेक्शन चल रहा था उसके ठीक बगल में उनका ये चल रहा था क्या कहते हैं मतलब नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंसी में उनका चल रहा था पीएम का भाषण। अब ये जो परिस्थितियां आई है कि नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले तो मान लिया कि इस पर लगाया गया कि भाई आप क्या कहते हैं छाप नहीं सकते, आपके चेहरे बंद हो जाएंगे, विज्ञापन आप नहीं छापेंगे, ये सब। अब जो नया सोशल मीडिया आया है, नया इलेक्ट्रॉनिक ये आया है और आपने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाया है, ये इसके लिए जो जरूरी सुधार चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई अर्थ रह गया क्या? अब एक देखिए कि झारखंड में यहाँ चुनाव है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का विज्ञापन चल रहा है सब जगह। अखबार में उसी दिन उनके विज्ञापन आते हैं जिस दिन की उनका इलेक्शन मतलब इलेक्शन डे है। अब आप इसको क्या कहेंगे? तो ये जो पूरा का पूरा है वो एक डिमांड करता है कि आप उस पर पूरी तरह विचार करें और निश्चित तौर पर जब ईवीएम वाले मसले पर और सुधार के मसले को ये बहुत लेट से लिया। अभी क्या था कि पहले आपके पास एडीआर था, बहुत सारे ये थे क्या कहते हैं एनजीओ थे जो ये फाइट करते थे चुनाव सुधार की। अब उनको तो सबको को अर्बन नक्सल बना दिया। अब इस समय कोई रिपोर्ट लेकर के भी नहीं आ सकता क्योंकि उनकी बात को न सुनने वाला है न उसको। तो खुद चुनाव आयोग राजीव कुमार बोल चुके हैं वेस्टेड इंटरेस्ट कि वेस्टेड इंटरेस्ट, और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है भाई? तो ये जो है एनजीओ वाले इतने लंबे समय से, जब वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब करते थे तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था भाई? उन्होंने उनके मुद्दे थे इस पर काम करते रहे। ये है क्या कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का मामला है, एनजीओ का, सिविल सोसाइटी को सब कुछ डिस्क्रेडिट करके एक बुलडोजर नैरेटिव चलाना है। बुलडोज इंस्टीट्यूशंस पर आप बुलडोजर चला दीजिए, वही चल रहा है। इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है और चंद्रचूड़ जो है लगातार, एक लास्ट लाइन कहता हूं, लगातार वो जो भाषण कर रहे हैं वो धनखड़ की लाइन पर जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, और वो हमको लग रहा है वो रेलिवेंस रोज जो है कुछ कुछ अपना बता रहे हैं लोगों को ताकि उनका बना रहे रेलिवेंस और जल्दी ही उनके लिए कुछ इंतजाम होगा, ऐसा मुझको ये है और संदेह है। और इसको वो खत्म भी नहीं कर रहे हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए बोल दे एक बार कि हमको कुछ नहीं लेना है, हम आगे कुछ नहीं लेने वाले हैं, ये किसी इंटरव्यू में नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष को तो जुडिशरी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं वो शख्स बोल रहे हैं कि हम जो है कोई पद नहीं लेने वाले हैं, और इसका गलत अर्थ नहीं, अभी जाने के बाद भी इसका क्या है। बिल्कुल
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं जिन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। कुछ राजीव कुमार की तरफ से, कुछ DY चंद्रचूड़ जो एक्स CJI हैं उनके तरफ से, और कुछ न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। तो बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब भी आना और उसका इंतजार आप करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम छेड़ने की तैयारी में यहां ऐलान आज कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसका मतलब है, साफ साफ है कि अब डू और डाई वाली स्थिति है विपक्ष के सामने और वो अब मजबूती के साथ सड़कों पे दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि आज इसकी घोषणा कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इन सब के बीच अभी दिल्ली का चुनाव सामने है, उसके बाद बिहार का चुनाव होंगे। कई एक भारत गणराज्य और यहाँ पर राज्यों का संघ है, इसलिए चुनाव राज्यों में भी होंगे और चुनाव केंद्र में भी होंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज कि चुनाव चाहे नीचे का हो या ऊपर का हो, चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग खुद को कितना मजबूत यहाँ पाता है, चुनाव आयोग कितनी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव करवाता है, ये देखना अभी आने वाले समय में उसका इंतजार रहेगा। तो बहुत कुछ है जिसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष अपने हिसाब से सब कुछ कंडक्ट करवा रहा है, यह दिख रहा है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।